आधा वर्ष है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना के ज़िले मलुगु में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कई अहम तरक्याती प्रोग्राम्स में की शिरकत। तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद और इफ्तिताह। तेलंगाना के कुछ अजला में बारिश की पेश क़यासी, येलो अलर्ट जारी। फरवरी 2027 में मरदमशुमारी, शहरियों से किए जाएंगे 40 सवालात। रेवंत रेड्डी को हरीश राव का खुला चैलेंज, कर्ज मुआफी साबित करो वरना इस्तीफा दो। SC, ST, BC और अक़लियतों की फलाह के लिए तेलंगाना हुकूमत के बड़े इक़दामात। तेलंगाना हुकूमत के एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। हैदराबाद कोर अर्बन के तहत मज़ीद 4 असम्बली हलकों में इंदिरम्मा हाउसिंग के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। एलबी नगर, गोशा महल, मुशीराबाद और चंद्रान गुट्टे के अहल दरख्वास्त गुजार 3 सितंबर तक मी सेवा के ज़रिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इस बीच कोर अर्बन हाउसिंग स्कीम के तहत 16 असम्बली हलकों में 7340 LIG फ्लैट्स के लिए अब तक 60,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। हाउसिंग बोर्ड की जानिब से 20 अगस्त के बाद कुरानदाजी के ज़रिए फ्लैट्स अलाट किए जाने की तवक्को है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने 16 अगस्त 2026 को मलुगु ज़िले का दौरा किया। वहां उन्होंने इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट IDOC इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। गुट्टम्मा मंदिर में मुनक़िदा नक़ाब कुशाई प्रोग्राम में शिरकत की और एक बहुत बड़े जलसे आम से भी उन्होंने खिताब किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी हुकूमत मलुगु की तरक्की के लिए पुरअज़्म है और इसने 868 करोड़ रुपये के तरक्याती काम शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि समाका सरालामा मंदिर के अहाते को रामप्पा और 1000 सुतून के मंदिर की तरह शानदार अंदाज में तरक्की दी जाएगी और इसे बैनुल-अक़वामी सयाहती मुकाम के तौर पर तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेरोज़गार नौजवानों के लिए ख़ुसूसी तकनीकी तरबियती मराकज़ क़ायम किए जाएंगे और तलबा को जर्मनी, जापानी और कोरियन जैसी गैर मुल्की ज़बानें सीखने पर ज़ोर दिया जाएगा ताकि दुनिया भर में रोज़गार के मौक़े मिल सकें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि पिछड़े मलुगु ज़िले को तमाम शोबों में आगे ले जाने के लिए HAM मॉडल के तहत सड़कों के काम शुरू किए गए हैं। उन्होंने मलुगु हलक़े में बड़े पैमाने पर तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों पर अमल दरामद के लिए वज़ीर सीता का P श्रीनिवास रेड्डी और दीगर की कोशिशों की सताइश की। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि वो रियासत में पदयात्रा करते हुए आवाम के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। ఈ ప్రాంతంలోనే పోరాటానికి పౌరుషానికి మారు పేరైన సమ్మక్క సార్లమ్మను దర్శించుకొని అక్కడి నుంచే మొట్టమొదటి అడుగు పాదయాత్రని ఇక్కడి నుంచే మొదలు పెట్టడం జరిగింది. ఇక అక్కడి నుంచి వెనుదిరిగి చూడలేదు. రాష్ట్రం నలుమూలలా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళినాం. ప్రతి గూడానికి, ప్రతి గుండెకు చేరినాం. ప్రతి తలుపు తట్టినాం. ప్రతి పేదవాడిని కలిసినాం. వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకున్నాం. వాళ్ళ సమస్యలకు పరిష్కారం ఇస్తామనే ఒక భరోసాను కల్పించినాం. ఆ భరోసాతో ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 4 కోట్ల మంది ప్రజలు ఆశీర్వదించి ప్రజాపాలన, ఇందిరమ్మ పరిపాలనను ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఒక అంశాన్ని మీకు గుర్తు చేయదలుచుకున్నా. ఆనాడు సమ్మక్క సార్లమ్మ
మీ సమస్యల మీద కొట్లాడినరు. ఈ దండకారణ్యం, ఈ అడవి ప్రాంతంలో అన్నలు మీ సమస్యల మీద కొట్లాడినరు. ఈనాడు మా అక్క మీకు నాయకురాలై మీ సమస్యలు हैदराबाद में बोनाल की तकरीबात में शिरकत पर सोशल मीडिया ट्रोलिंग का सामना करने वाली अदाकारा फारिया अब्दुल्ला जज्बाती हो गई और वीडियो में आबदीदा होते हुए अपने ख़ानदान, मजहबी अक़ायद, मोहब्बत और इंसानियत के बारे में अपने ख़यालात का इजहार किया। फारिया ने हफ्ते को इंस्टाग्राम पर जारी वीडियो में बताया कि उनके वालिद इस्लाम पर यकीन रखते हुए इस मज़हब में दाखिल हुए और उन्हें इस्लाम की अच्छी बातें सिखाईं। उन्होंने अपने वालदा की बात याद करते हुए कहा कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। फारिया ने कहा कि वो दरख्त, पत्थर और तितली समेत हर चीज़ में ज़िंदगी देखती हैं और इंसानों के दरमियान मोहब्बत और इत्तेहाद चाहती हैं। ख़ुद को काफिर कहकर तनक़ीद करने वालों का जवाब देते हुए फारिया ने कहा कि वो नफ़रत करने वालों के लिए भी मोहब्बत रखती हैं और उनकी भलाई के लिए दुआ करती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लफ्ज़ अल्लाह का मतलब मालूम है और उनके लिए ये ऐसी रोशनी है जो हर जगह और हर वक्त सबको जोड़ती है। वाज़ेह है कि फारिया ने हाल ही में हैदराबाद में मुनक़िदा बोनाल तक़रीबात में शिरकत की थी, जहां उन्होंने ख़वातीन के साथ बोनम उठाया और पोतराजू के साथ रक़्स भी किया था। इस पर बाद अफराद ने सोशल मीडिया पर उन्हें तनक़ीद का निशाना बनाया, जिसके बाद फारिया ने वीडियो के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार किया। उनकी जज्बाती वीडियो और बयान सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बन गए हैं। Dad is a converted Muslim, bro. Do you understand what that means? He got converted to Islam because he liked the religion. What kind of an upbringing would I have had if someone is bringing me up with showing me all the good things about a religion because they loved it so much that they wanted to accept it. I've always seen the good about Islam. I really wish good things for you, bro, actually. जो भी है, whoever's hating on me, whoever thinks कि मैं गलत जा रही हूँ, काफिर हूँ, whatever you want to say, I wish well for you, bro. I wish well for you. I see life in trees. I see life in rocks. I see life in butterflies, insects, everything. And if that doesn't amaze you, if that doesn't make you believe more in God instead of take you away from it, I'm sorry, my friend. You're missing out. That's about it. If you don't choose to see magic or God in everything or every person you meet, you're missing out. I pray for love. I pray for unity. I pray for peace. And I will do that. Because that's my rebellion. That's my revolution, bro. I want to be aggressive about my love. And I will be. I will send love to all of you who are hating on me right now. तेलंगाना के बीजेपी लीडर आर श्रीनिवास ने मारूफ अदाकारा फारिया अब्दुल्ला की इंस्टाग्राम क्लिप पर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि फारिया को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने बोनालू त्यौहार की तकरीबात में शिरकत की थी। फारिया ने तेलंगाना की सकाफत से अपनी दिली मोहब्बत और हमदर्दी का इजहार किया था, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग उन्हें काफिर समेत न जाने क्या कुछ कह रहे हैं। फारिया को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि मज़हब इस्लाम की वो पैरोकार हैं। 15th August 2026, I was seeing the Instagram clip of noted actress, young upcoming actress from Telugu, Tamil industry, Faria Abdullah. She was crying because she participated in Bonalu celebrations in Telangana, which out of her heart and her compassion for the Telangana culture, she wanted to participate there. But unfortunately, some people started commenting that she's a kafir and whatnot, because she follows Islamic religion. I want to tell all those people who are trying to give certificates of religion to her and trying to find out whether she's following or not, they should understand that India is a secular country. Everybody is free to follow any religion, free to follow and participate in anybody's festival like Christmas, Eid, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 को इंडियन बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने इसे एक ख़ास मौका करार दिया है।
انہوں نے کہا کہ ورلڈ چیمپئن شپ ہندوستان میں منعقد ہے. میں بہت خوش ہوں کیونکہ ہندوستان کو اس کی میزبانی کیے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں. میں نے 2019 میں ورلڈ چیمپئن شپ کا خطاب جیتا تھا اور تقریباً 7 سال بعد امید ہے کہ میں دوبارہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کروں گی. جاپان اوپن نے مجھے بہت اعتماد دیا ہے. سب کچھ اچھا چل رہا ہے، اس لیے میں ایک وقت میں ایک میچ پر توجہ دے رہی ہوں اور مقابلے کی منتظر ہوں. ڈیفینیٹلی بہت اسپیشل ہے کیونکہ انڈیا میں ہو رہا ہے اور آف کورس وہ ایکسائٹمنٹ ہے کہ بہت سال کے بعد انڈیا میں ہو رہا ہے. تو ورلڈ چیمپئن شپ جیت آئی تھنک 2019 میں جیتی ہوں. اس کے بعد آلموسٹ 7th ایئر. سو ہوپنگ دس ٹائم جاپان اوپن وہ ون سے بہت کانفیڈنس ملا ہے. تو آئی ہوپ آئی کیپ دا سیم کانفیڈنس اینڈ وہی کانفیڈنس ہے ادھر بھی. آئی ہوپ آئی ڈو ویل اینڈ لکنگ فارورڈ کیونکہ اچھا چل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. اٹس جسٹ دیٹ میرے لیے بس 1 میچ ایٹ اے ٹائم اور ہوپ فلی لیٹس سی. انڈین کراؤڈ تو بہت سپورٹ ملنے والا ہے ان سے اینڈ ریئلی ہیپی دیٹ وی آر پلئنگ دا ورلڈ چیمپئن شپس ان انڈیا اینڈ گیٹ ٹو پلے ایٹ دی ہوم گراؤنڈ. اینڈ آف کورس وہ تھوڑا زیادہ سپورٹ بھی رہے گا اینڈ آئی ہوپ آئی گیٹ اے میڈل ہیئر ٹو. تلنگانہ میں SIR کے دوران 73,39,234 رائے دہندوں کو ناقابل رسائی قرار دیے جانے کے بعد مختلف گوشوں سے تشویش کا اظہار کیا جانے لگا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ریاست کے مجموعی رائے دہندوں میں 21.70% رائے دہندوں کو ناقابل رسائی کے زمرے میں شامل کر دیے جانے کی اطلاعات کے بعد ASEEM اور ADALAH نامی تنظیموں نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے فہرست رائے دہندگان کے مسودے کی اجرائی کو 15 دن کے لیے مؤخر کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ مسودہ فہرست رائے دہندگان کی اجرائی سے قبل اعتراضات اور تصدیق کے لیے 15 یوم کی مہلت کی فراہمی عمل میں لائی جائے. الیکشن کمیشن کو روانہ کردہ مکتوب میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ 10 اگست کو تلنگانہ میں SIR کے عمل کی تکمیل کے بعد 3,38,26,448 رائے دہندوں میں مجموعی اعتبار سے 73,39,234 رائے دہندوں کے فارمز کو ناقابل وصول و رسائی قرار دیا گیا ہے، جن میں 9,22,230 رائے دہندوں کو متوفی کے زمرے میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ 11,25,546 رائے دہندوں کو ناقابل سراغ اور غیر موجود کے زمرے میں شامل کیا گیا ہے. اس طرح 45,18,961 رائے دہندوں کو مستقل طور پر منتقل ہونے والوں کی فہرست میں شامل کیا جا چکا ہے اور 6,70,203 رائے دہندوں کو ایک سے زائد مرتبہ فہرست رائے دہندگان میں شامل ہونے کی بنیاد پر ناقابل رسائی کے زمرے میں رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ دیگر وجوہات کی بنا پر 1,02,254 رائے دہندوں کو اس فہرست میں رکھا گیا ہے. تلنگانہ میں فروری 2027 کے دوران آخری مرحلے کی مردم شماری کا عمل مکمل کیا جائے گا اور اس مرحلے کے دوران مجموعی طور پر شمار کنندگان شہریوں سے 40 مختلف سوالات کریں گے. گزشتہ مردم شماری جو کہ 2011 میں ہوئی تھی اور 2011 کے بعد ملک بھر میں آبادی کی جانچ کے لیے مردم شماری کا عمل 2026 میں شروع کیا جا چکا ہے، لیکن آخری مرحلہ مختلف ریاستوں میں مختلف ایام کے دوران منعقد کیا جائے گا. بتایا جاتا ہے کہ ملک میں مردم شماری کے دوران 40 سوالات کیے جائیں گے، جبکہ 2011 کے مردم شماری میں محض 29 سوالات کیے گئے تھے. بتایا جاتا ہے کہ ملک میں ہونے والی مردم شماری کے دوران جو سوالات کیے جائیں گے ان میں کورونا وائرس کے دور میں کووڈ ویکسین کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا. کتنے شہریوں نے کورونا وائرس کا ٹیکہ لگایا تھا اور کن لوگوں نے نہیں لگایا ہے. اس کے علاوہ مردم شماری کے دوران ذات پات کے اعداد و شمار کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ شدت اختیار کر رہا تھا. اس کی پیش نظر اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک میں موجود افراد کی ذات اور طبقے کے متعلق بھی تفصیلات حاصل کی جائیں گی.
ریاستی حکومت کے مشیر برائے SC ST BC و اقلیتی بہبود محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت درج فہرست ذاتوں، قبائل، پسماندہ طبقات، اقلیتوں، خواتین اور دیگر کمزور طبقات کی فلاح و بہبود کو ترجیح دیتے ہوئے جامع ترقی کے ماڈل پر عمل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی پالیسیوں میں سماجی انصاف کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور تعلیم، روزگار، معاشی خود کفالت، صحت، رہائش اور سماجی تحفظ کے شعبوں میں بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عادل آباد میں 80ویں یوم آزادی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا کہ حکومت 6 ضمانتوں پر عمل درآمد کے ساتھ 99 روزہ پرجا پالنا پرگتی پرانالیکا کے ذریعے ترقی، صفائی، صحت، کسانوں، تعلیم، کھیل، خواتین کے بااختیار بنانے اور ماحولیات کے شعبے میں مختلف پروگرام چلا رہی ہے۔ آپ کا میرا حساب بعد میں کریے تو 70% والے తీసుకొని 30 రిటర్న్ ఇస్తున్నారు. మళ్ళీ అదే యూపీకి పోతే, బీహార్కు పోతే, వాళ్ళు రాష్ట్రాల్లో పరిపాలన చేసే రాష్ట్రాలకు పోతే వాళ్ళు ₹1,00,000 వస్తే వారు 4 నుంచి 5 లక్షలు కలిపి 6 లక్షల రూపాయలు 6%, 5% बढ़ा के दे रही। आप राजस्थान में देखो, आप यूपी में देखो, आप नॉर्थ ईस्ट में देखो, पूरे 5 to 6% उनके जो टैक्स आता और वो फिर बढ़ता कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे मिला के देती। కానీ कर्नाटक, तेलंगाना, केरला, आंध्रा। تلنگانہ میں گزشتہ چند دنوں سے بارش نہ ہونے کے باعث عوام کو شدید گرمی اور بدلتے موسم کی کیفیت کا سامنا ہے۔ بارش کے بعد موسم میں اچانک خنکی محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد درجہ حرارت میں دوبارہ اضافہ ہونے لگتا ہے، جس سے لوگوں کو موسمی تبدیلیوں کے باعث پریشانی کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات نے مذکورہ اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کرتے ہوئے عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت دی ہے۔ پیش قیاسی کے مطابق بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے، جبکہ تقریباً 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی اس پیش قیاسی کے بعد گزشتہ کئی دنوں سے بارش کے منتظر عوام کو موسم میں بہتری اور گرمی سے راحت ملنے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ سابق وزیر اور BRS کے ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ نے سنگاریڈی میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے بیانات پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے حکومت پر کسانوں، طلباء اور بے روزگار نوجوانوں سے کیے گئے وعدے پورے نہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ سدی پیٹ کے MLA کیمپ آفس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ یوم آزادی کے موقع پر وزیر اعلیٰ کو ریاست کی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود پر بات کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے معمولی سیاسی بیانات دیے۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ کانگریس کے منشور میں 420 وعدے کیے گئے تھے اور سنگاریڈی میں وزیر اعلیٰ نے شام 4:20 پر تقریر شروع کر کے مبینہ طور پر صرف 420 الفاظ ہی بولے۔ ہریش راؤ نے الزام عائد کیا کہ کانگریس حکومت کے دور میں سنگور پروجیکٹ کی صورتحال خراب ہوئی ہے اور نارائن کھیڑ سمیت کئی علاقوں میں پینے کے پانی کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے سنگمیشور اور باسویشورا آبپاشی منصوبوں کو نظر انداز کرنے کا بھی الزام لگایا۔ ఆ పరీక్షలకు ఆ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చింది బీఆర్ఎస్, పరీక్ష పెట్టింది బీఆర్ఎస్, ఫిజికల్ టెస్ట్ పెట్టింది బీఆర్ఎస్, ఫలితాలు ఇచ్చింది బీఆర్ఎస్, కాయిదాలు పంచింది మాత్రమే నువ్వు। నీ ప్రభుత్వం నువ్వు మొదటి ఏడాదిలో 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అని చెప్పి నిరుద్యోగ యువతను మోసం చేసినావు రేవంత్ రెడ్డి। నువ్వు ఫుల్ పేజ్ యాడ్లు ఇచ్చినావు, నీ మాట నమ్మరని రాహుల్ గాంధీని తీసుకొచ్చి అశోక్ నగర్ లైబ్రరీ మెట్ల మీద కూర్చోబెట్టి మాట ఇచ్చినావు। రాహుల్ గాంధీ పత్తలేడు, నువ్వు మాట్లాడవు, పోలీసు వాళ్ళని పెట్టుకొని తిరుగుతావు। ఏది నీ 2 లక్షల ఉద్యోగాలు? ఒక ఏడాదిలో ఇస్తాను, 3 ఏళ్ళైనా 16,000 ఉద్యోగాలు కూడా ఇయ్యలే నువ్వు। ఇంకా నిస్సిగ్గుగా అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నావు। క్షమాపణ చెప్పు నిరుద్యోగ యువతకు, చెంపలేసుకో। 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తానని మోసం చేసినందుకు చెంపలేసుకో।
జాబ్ క్యాలెండర్ అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టి అది జాబ్లెస్ క్యాలెండర్గా బోగస్ క్యాలెండర్గా మారినందుకు నిరుద్యోగ యువతకు తప్పైందని చెప్పి బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పు. అసలు ఇంక ఏ ముఖం పెట్టుకొని నిరుద్యోగుల గురించి మాట్లాడుతున్నావు? దమ్ముంటారా? గన్మెన్లు లేకుండా అశోక్ నగర్ సెంట్రల్ లైబ్రరీకి వస్తావా? దిల్సుఖ్ నగర్ కోచింగ్ సెంటర్ల దగ్గరకు వస్తావా? ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ దగ్గరకు వస్తావా? చెప్తారా నిరుద్యోగ యువత నువ్వు ఇచ్చినవా ఇయ్యలేదా? నీ నిజాయితీ ఉంటే నిజంగా నువ్వు అంతా నిరుద్యోగ యువతకి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నోడు అయితే రా. यूनानी तरीक़े इलाज कई 100 सालों से आवाम के दरमियान है जो मुख्तलिफ़ अमराज के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तिबी यूनानी को क़दीम तर इलाज माना जाता है जो हिंदुस्तान के अलावा दीगर ममालिक में अब भी जारी है। हुकूमत हिंद ने भी इसे आयुष के तहत तस्लीम किया है। मुख्तलिफ़ अमराज जिनमें मर्दाना कमज़ोरी और आम कमज़ोरियाँ शामिल हैं उनका इलाज भी बेहतर तरीक़े से यूनानी में मौजूद है। इसी नुक्ते नज़र से हकीम मोहम्मद फ़ज़लुद्दीन ने अपने ख़ास फार्मूले से हलवा तैयार किया है जो इस बीमारी में कारगर है। हकीम मोहम्मद फ़ज़लुद्दीन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि मर्दाना कमज़ोरी के लिए ख़ास तौर पर इस हलवे का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि कई अहम और महंगे अज्जा से ये तैयार किया जाता है और ये आज़मुदा नुस्खा है जो कई केसेस में भी कामयाब हुआ है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म की बवासीर का भी उनके पास मौसर इलाज मौजूद है जो 10 दिन ता 30 दिन पर मुश्तमिल है। हकीम मोहम्मद फ़ज़लुद्दीन ने स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर राब्ता करने की भी ख्वाहिश की है। मैं कई साल से ये हलवा तैयार कर रहा हूँ जो मर्दानी ताकत का हलवा है। कई लोगों को दिया हूँ, कई लोगों को शिफा हुआ है। बेहतरीन हलवा है ये मर्दाना ताकत का। ये है ये जो बेहतरीन हलवा है। रोज़ाना सोते वक्त पे 1 चम्मच खा लिए, उसके साथ दूध पी लिए आधी गिलास, बस है। कई लोग आके लेके गए हैं मेरे पास से। ये कम से कम बोले तो वैसा मैं 37 ईयर्स हो गए साहब जी जब से काम कर रहा हूँ। इसमें जो है सो सालम मिस्री, सालम पंजा, शिलाजीत और रोए मस्तगी ऐसे ऐसे महंगे महंगे आइटम्स मिलाते हैं इसमें, तो जब वो ये हलवा तैयार होता। मर्दाना ताकत के लिए भी मुफीद है और जिसके पास जो जैसा कि घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, वो पूरा जिस्मानी दूर कर देगा दर्द। रात में खाने के बाद में 1 चमचा ले लो, उसके साथ दूध पी लो आधी गिलास डेली। कम से कम ये हलवा 15 दिन तक ख़त्म कर देना सर। और उसकी कीमत जो है 1500 रुपीज़ है। 1500 रुपये का है हलवा, 300 ग्राम है। हमारे हलवे में ये फ़र्क है साहब कि सालम मिस्री जो है, सालम मिस्री बहुत महंगी होती है, 34,000 रुपीज़ फॉर 1 kg होती है। और सालम मिस्री, सालम पंजाबी वही रेट का होता है। और रोई मस्तगी भी 24,000 फॉर 1 kg प्राइस वो होता है। इसलिए वो बहुत सारे लोग नहीं डालते हैं, ये मैं डालता हूँ। नहीं, आमतौर से कोई भी खरीद के खा ले सकता है। ये उनके लिए ही अच्छा है। अपने बॉडी में ताकत आती, नसां खुलते, रगां खुलते, सब जो सो खून की ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। ये कुछ नहीं है, सही जड़ी बूटी है ये, इससे कुछ साइड इफेक्ट नहीं है इसमें। ये यूनानी हलवा है, इसमें साइड इफेक्ट नहीं होता है। पाइल्स का है सब, जिसे बवासीर कहते हैं। इसमें 4 किस्म के होते हैं। एक सूखी बवासीरी होती है, एक खूनी बवासीरी होती है, एक जो है पिस्टोला होता है, एक फिशर होता है। ये सूखी बवासीरी अंदर से खुजाती है और सूजन दर्द आता है, और खूनी बवासीरी खून तो निकलते ही रहता है और सूजन दर्द होते रहता है। और पिस्टोला जो सुराख के बाद और एक सुराख आ जाता है, उसको पिस्टोला बोलते हैं। और जो फिशर जो बोलते, वो कट जैसा ब्लड का चरपटा मारते ना, उसी तरह अंदर जो है से हो जाता है। ये हमारी एक दवा है, वो दवा लगाने से जो है सो वो सब सूख जाता। और कुछ हलवे भी है मेरे पास, वो खाने से ये चले आएंगे। पाइल्स की कीमत 10 दिन के लिए 1000 रुपये है। सब एक 10 दिन तो खाना पड़ेगा,
और उन्होंने गरम चीज़ा नहीं खाना, जैसा कि बड़ा गोश्त है, अंडा है, मुर्ग है, मछली है, ये गरम चीज़ा नहीं खाना पड़ता। हरी मिर्ची लाल मिर्ची एक ही है, वो भी कम खाना पड़ता। ये मेरा सेल नंबर है 9704445138। मैं नसीब नगर चंद्रायन गुट्टे में रहता हूँ। 1 से 8 बजे तक रात में, जोहर के बाद में रात के 9 बजे तक। तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से 15 अक्टूबर को अल खुबर सऊदी अरब में एक शानदार म्यूज़िकल इवेंट का एहतमाम किया जा रहा है, जिसके मेज़बान चेयरमैन तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन सैयद मिनहाजुद्दीन है। हैदराबाद के मारूफ सिंगर अमजद खान ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि इस म्यूज़िकल इवेंट में फर्स्ट ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया इफ्तिखार शरीफ और मजलिसी कायद और स्विश वर्कर शहबाज अहमद खान मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे, जबकि मारूफ आर्टिस्टों में अमजद खान के अलावा अकबर बिन तबर भी अपने जलवे बिखेरेंगे। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद रज़ीउद्दीन, वाइस प्रेसिडेंट ज़ुहैब अब्बास, कोर कमेटी डायरेक्टर मोहम्मद मजहरुद्दीन, मोहम्मद वसीम और मोहम्मद एजाजुद्दीन के अलावा इवेंट के स्पॉन्सर सिल्वर टावर साद हॉस्पिटल रोड पर वाक़े दक्कन किचन के चेयरमैन निसार मोहम्मद सिद्दीकी ने इस इवेंट में शिरकत की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने में कि हम लोग अल खुबर आ रहे हैं, सऊदी अरब का टूर कर रहे हैं और ये हमारा शो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन जो एक मशहूर मारूफ एसोसिएशन है, उसके चेयरमैन सैयद मिनहाजुद्दीन भाई इसका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और इस शो के चीफ गेस्ट होंगे हैदराबाद, शिकागो, शमशाबाद की मशहूर शख्सियत इफ्तिखार शरीफ साहब, द फर्स्ट ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया। ये शो अल खुबर में होगा 15 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर की शाम को होगा और उसके बाद हम रियाद में भी एक शो करेंगे। हमारा ये शो 10 दिन का टूर रहेगा और 10 दिन के टूर में हम 3 ये 2 कंट्रीज़ को करेंगे और उसके इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं अल खुबर की मशहूर मारूफ होटल डेक्कन किचन। डेक्कन किचन काफ़ी बहुत ही लजीज खाना है वहाँ का और निसार भाई जिसके ओनर है वो कर रहे हैं और साथ में और भी दीगर स्पॉन्सर्स हैं इस शो के। अटलास ट्रैवल्स हमीद भाई, वफा ट्रैवल्स दम्माम वसीम भाई, ओएदा ट्रैवल्स अयूब भाई और इनका ओएस में भी ओएस रेस्टोरेंट है हैदराबाद में। ये सब मिलके इस शो को कामयाब बनाने की स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो बेहतरीन प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश होने वाला है। अल खुबर वाले रेडी रहिए और रियाद वाले रेडी रहिए और सैप किडनी सेंटर वाक़े सालार जंग कॉलोनी की जानिब से डायलिसिस मरीज़ों के लिए 15 अगस्त को यूसुफगुड़ा इंडोर स्टेडियम में तीसरा डायलिसिस प्रीमियर लीग मुनक़िद किया गया। तीसरे DPL में कई अहम शख्सियतों बशमूल साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सलमान खुर्शीद ने शिरकत की और मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर नियाज़ अहमद खान चेयरमैन सैप ग्रुप ने इस DPL की निगरानी की, जबकि डॉक्टर शोएब अहमद खान डायरेक्टर ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट सर्विसेज और सैप किडनी सेंटर सालार जंग कॉलोनी ने मेहमानों शुरका का खैर मकदम किया। डॉक्टर मोहम्मद आकिब अहमद खान मैनेजिंग डायरेक्टर सैप ग्रुप ने इंतजामात की निगरानी की। इस मौके पर अजला के सरकारी दवाखानों में ज़ेरे इलाज डायलिसिस के मरीज़ों ने भी शिरकत की और मुख्तलिफ इंडोर गेम्स खेले। सैप किडनी सेंटर वाक़े सालार जंग कॉलोनी के स्टाफ अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे।
బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్స్ గట్టిగా చప్పట్లు అందరూ కూడా. మరి ఎక్కడికి పోదు, మరి ఇంటికి పోగొట్టున్నారు, కంటిన్యూ చేద్దాము కొద్ది సమయం ఓకే. ఈరోజు సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్ నగర్. నా పేరు రామ్ నరేష్. మా డయాలసిస్ సెంటర్ నుంచి 1 సంవత్సరంన్నర నుంచి డయాలసిస్ చేయించుకుంటున్నాము. పోయిన సంవత్సరం కూడా మేము ఈ కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి స్టేడియానికి వచ్చేసి చెస్ గేమ్లో మేము సెకండ్ ప్రైజ్ తీసుకున్నాం, నటుడు ఆలీ చేతుల మీదుగా. ఈసారి కూడా మాకు తీసుకోవాలనే ఆలోచనతో ఈ చెస్ గేమ్స్, ఈ డయాలసిస్ స్టాఫ్ మెడికల్స్ వాళ్ళు కంట్రిబ్యూషన్ చేసే ఈ గేమ్స్ సంవత్సరానికి ఒక్కసారి అయినా కానీ మాకు ఆనందంగా బాగా ఉంటుంది. మా ఊరు నుంచి వచ్చి ఇంత పెద్ద స్టేడియంలో మేము ఎప్పుడూ ఊహించలేదు. ఇప్పుడు మా లైఫ్లో చివరి దశలో మేము ఈ గేమ్ నిర్వహించుకుంటూ ఈ గేమ్ ఆడుతున్నామంటే ఇంత స్టేడియంలో మాకు చాలా ఆనందం. అట్లనే ఈ మాకు సర్వీస్ ఇచ్చే టెక్నీషియన్సే కానీ, డాక్టర్సే కానీ, వీళ్ళ మెడికల్సే కానీ మాకు సర్వీస్ ఇవ్వడం మాకు ఆనందం ఉంది. మా జీవితంలో మేము ఇన్నాళ్ళే బతకలేస్తామంటే ఇంకొక 2-3 సంవత్సరాలు ఎక్స్టెన్షన్గా బతకనిచ్చే స్థాయికి ఈ శాబ్ మెడికల్స్ నిర్వహిస్తుంది. వీరికి ఎంతో కృతజ్ఞతలు. आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में। तेलंगाना के ज़िले मलुगु में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कई अहम तरक्याती प्रोग्राम्स में की शिरकत। तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद और इफ्तिताह। तेलंगाना के कुछ अजला में बारिश की पेश क़यासी, येलो अलर्ट जारी। फरवरी 2027 में मरदमशुमारी, शहरियों से किए जाएंगे 40 सवालात। रेवंत रेड्डी को हरीश राव का खुला चैलेंज, कर्ज मुआफी साबित करो वरना इस्तीफा दो। SC, ST, BC और अक़लियतों की फलाह के लिए तेलंगाना हुकूमत के बड़े इक़दामात। तेलंगाना हुकूमत के एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।